माँ का हत्यारा कौन पार्ट 2। बेटे के चक्कर में ही उन्हें ये 5 बेटियां हो गई थीं, इसीलिए लालाराम इतने पर भी नहीं रुके थे। आखिरकार 6वीं संतान के रूप में उनके यहाँ बेटा मनीष पैदा हुआ था। मनीष के पैदा होते होते लालाराम और राधा काफ़ी उम्र दराज हो गए थे। उम्र के तीसरेपन में बेटा पाकर पति पत्नी फूले नहीं समाये थे। एक तो मनीष बुढ़ापे में पैदा हुआ था, दूसरा 5 बेटियों के बाद, इसलिए वह माँ बाप का बहुत लाडला था। इसी लाड प्यार में वह बिगड़ता चला गया। जैसे जैसे बेटियां सयानी होती गईं, लालाराम उनकी शादियां करते गए। अच्छी नौकरी में थे, इसलिए उन्होंने सारी बेटियों की शादी ठीक ठाक घर में की थी। उनके 3 दामाद रेलवे में थे, एक बैंक में तो एक प्राइवेट नौकरी में था। बेटे को भी वह बहुत पढ़ा लिखा कर किसी काबिल बनाना चाहते थे, लेकिन बेटे का मन पढ़ने में कम, आवारागर्दी में ज़्यादा लगता था। खर्च के लिए पैसे मिल ही रहे थे, इसलिए उसके दोस्त भी तमाम हो गए थे। मनीष पढ़ ही रहा था, तभी लालाराम नौकरी से रिटायर हो गए थे। दुर्भाग्य से रिटायर होने के कुछ ही दिनों बाद वह एक ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए जिसकी वजह से कोमा में चले गए। यह सन 2005 की बात है। राधा ने पति का बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पिता के कोमा में चले जाने के बाद मनीष और ज़्यादा आज़ाद हो गया। राधा के लिए परेशानी यह थी कि वह बेटे को संभाले या पति की देखभाल करे। पति की देखभाल के चक्कर में मनीष उसके हाथ से पूरी तरह निकल गया। आखिर कोमा में रहते हुए सन 2010 में लालाराम की मौत हो गई। पति की मौत के बाद राधा को लगा कि बेटा तो है ही, उसी के सहारे बाकी का जीवन काट लेगी, लेकिन मनीष माँ का सहारा नहीं बन सका, क्योंकि पति की मौत के बाद जब राधा का ध्यान बेटे पर गया तो उसे उसकी असलियत का पता चला। उसे पता चला कि बेटा सिगरेट का ही नहीं, शराब का भी आदी हो चुका है। यही नहीं, नेहा नाम की लड़की से उसका प्रेम संबंध हो गया है, जिससे वह शादी करना चाहता है, जबकि राधा इस शादी के लिए कतई तैयार नहीं थी। इसी की वजह यह थी कि वह लड़की उसकी जाति की नहीं थी। बेटे की हरकतों से राधा बहुत परेशान रहती थी। ऐसे में बेटियां ही उसे थोड़ा सुकून पहुंचा रही थीं, जबकि मनीष को बहनों का आना जाना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि बहनें उसे रोकती टोकती तो थीं ही, माँ को भी उसे पैसे देने से रोकती थीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार राधा पर धारदार हथियार से तो हमला किया ही गया था, उसका गला भी दबाया गया था। स्थितियों से पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि कातिल कोई नज़दीकी ही था। शायद वह गला दबाकर पूरी तरह निश्चित हो जाना चाहता था कि उसमें जान नहीं रह गई है। मनीष ने पुलिस को बताया था कि वह रात में शराब पीकर सोया था, इसलिए न तो उसे चीख सुनाई दी थी, न खटर पटर की आवाज़। उसने सफाई तो बहुत दी थी, लेकिन पुलिस को उसी पर संदेह था, इसलिए पुलिस ने अपने मुखबिरों से उसके बारे में पता लगाने को कहा। मुखबिरों ने थाना प्रभारी आदित्य कुमार को बताया था कि माँ बेटे में अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसकी वजह मनीष की आवारागर्दी थी। लालाराम अपनी सारी संपत्ति राधा के नाम कर गए थे। शायद उन्हें बेटे पर पहले से ही संदेह था। पुलिस ने अब तक जो सबूत जुटाए थे वे मनीष को ही दोषी ठहरा रहे थे। थाना प्रभारी आदित्य कुमार पुलिस बल के साथ उसके घर जा पहुंचे। पुलिस को देखकर मनीष का चेहरा उतर गया। जब सिपाहियों ने उसका हाथ पकड़कर साथ चलने को कहा तो वह बोला, मुझे कहाँ चलना है? थाने और कहाँ? साहब तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। सिपाहियों ने कहा, लेकिन मैंने तो सब कुछ पहले से ही बता दिया है। मनीष ने कहा, अब क्या पूछना है? अभी तो तुमसे और भी बहुत कुछ पूछना है, कहकर सिपाहियों ने उसे गाड़ी में बैठा दिया। मनीष को थाने लाकर पूछताछ शुरू हुई। पहले तो वह वही बातें बताता रहा जो शुरू में बता चुका था, जबकि आदित्य कुमार उससे वह पूछना चाहते थे जो उसने सचमुच में किया था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उन्होंने जब उसे जुटाए सबूतों के आधार पर घेरना शुरू किया तो वह फंसने लगा। जब वह आदित्य कुमार के सवालों में पूरी तरह से फंस गया तो फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसने अपनी माँ की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद उसने पुलिस को माँ की हत्या की जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। मनीष बिगड़ तो चुका ही था, उसके दोस्त भी वैसे ही थे। राधा का सोचना था कि वह उसकी शादी कर दे तो शायद उसमें सुधार आ जाए। उसके पास किसी चीज़ की कमी तो थी नहीं, इसलिए उसे अच्छा रिश्ता मिल सकता था। लेकिन तभी राधा को पता चला कि मनीष का शाहगंज की रहने वाली किसी लड़की से चक्कर चल रहा है। वह लड़की दूसरी जाति की थी, इसलिए राधा किसी भी स्थिति में उससे मनीष की शादी नहीं करना चाहती थी। इसी की एक वजह यह भी थी कि उस लड़की यानी नेहा के घर वालों को मनीष और उसके संबंधों का पता नहीं था। ऐसे में अगर शादी हो जाती तो हंगामा भी हो सकता था।
इसलिए राधा इस झंझट में नहीं पड़ना चाहती थी, जबकि मनीष अपनी जिद पर अड़ा था। यही वजह थी कि एक दिन वह नेहा को लेकर घर आ गया। तब राधा ने दोनों को डांटा ही नहीं था, बल्कि नेहा को चेतावनी भी दी थी कि अगर वह नहीं मानी तो वह उसकी शिकायत उसके पिता से कर देगी। इसके बाद उसने यह बात अपनी बड़ी बेटी और दामाद को बताई, तो उन्होंने कहा कि वे मनीष को समझा देंगे। 26 फरवरी को राधा की अनुपस्थिति में मनीष फिर नेहा को घर ले आया। संयोग से राधा घर आ गई और नेहा को मनीष की बाहों में देख लिया तो वह भड़क उठी। उसने दोनों को डांट फटकारा ही नहीं, नेहा को अपमानित करके भगा दिया और मनीष को अपनी संपत्ति से बेदखल करने की धमकी भी दे डाली। मनीष ना तो नेहा को छोड़ना चाहता था और ना ही माँ की संपत्ति को। उसे यह भी पता था कि माँ वसीयत बनाने के लिए वकील से सलाह ले रही है, इसलिए उसे लगा कि अगर माँ ने सचमुच उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया तो वह कहीं का नहीं रहेगा। वह यह भी जानता था कि माँ जो ठान लेती है करके मानती है। अगर राधा सारी संपत्ति बेटियों के नाम कर देती तो मनीष का भविष्य अंधेरे में फंस जाता। अपने भविष्य को बचाने के लिए उसने गहराई से विचार किया तो उसे लगा कि अगर माँ न रहे तो उसकी संपत्ति भी उसे मिल जाएगी और वह नेहा से शादी भी कर सकेगा। इसके बाद उसने तय कर लिया कि वह माँ की हत्या करके अपना रास्ता साफ कर लेगा। रात का खाना खाकर मनीष लेट गया। उसे माँ की हत्या करनी थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। दूसरी ओर बेटे की चिंता की वजह से राधा को भी नींद नहीं आ रही थी। करवट बदलते बदलते राधा को नींद आ गई तो मनीष को मौका मिल गया। राधा के सोते ही मनीष ने पहले से छिपाकर रखा हंसिया उठाया और राधा के कमरे में जा पहुंचा। सो रही राधा के चेहरे पर उसने वार किया तो राधा चीखी। मनीष ने झट से उसका मुंह दबा दिया तो वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसने 2-3 वार और किए। मनीष ने देखा कि माँ अभी मरी नहीं है तो उसने गला दबा दिया। राधा का खेल खत्म हो गया। उसने रास्ते का कांटा तो निकाल फेंका, लेकिन अब उसे पुलिस का डर सताने लगा। वह पुलिस से बचने का उपाय सोचने लगा। काफ़ी सोच विचार कर मनीष ने खून लगे कपड़े उतारकर छिपा दिए। इसके बाद मोटरसाइकिल निकाली और देर तक आगरा की सड़कों पर बेमतलब घूमता रहा। सड़क पर घूमते हुए ही उसने खुद को बचाने के लिए एक कहानी गढ़ डाली। सुबह सबसे पहले उसने माँ की हत्या की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद अपना पक्ष मजबूत करने के लिए उसने पड़ोसी डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव को घटना के बारे में बताया। इसके बाद कॉलोनी में ही रहने वाली बहन स्नेहलता को सूचना दी। पुलिस ने मनीष की निशानदेही पर उसके घर से वह हंसिया बरामद कर लिया जिससे उसने अपनी माँ की हत्या की थी। उसके वे कपड़े भी मिल गए थे जिन्हें वह हत्या के समय पहने था। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे आगरा की अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। कथा लिखे जाने तक मनीष जेल में था। अब दुविधा उसकी बहनों के सामने है कि वे इकलौते भाई को बचाएं या मां के हत्यारे को सजा दिलाएं। तो आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।